हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एएलपी का प्रैक्टिस सेट, जो कि हम देखेंगे यूथ पब्लिकेशन बुक से देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 75 होता है। हम जो देखने वाले हैं जीके और जीएस का पोर्शन देखने वाले हैं। रेस्ट क्वेश्चन जो होता है मैथ से होता है और रीजनिंग से होता है। तो हम इस माध्यम से देखने वाले हैं, सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो अप्रॉक्स आपको 35 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की कुंजी को क्या कहते हैं। दोस्तों सेंटर अलाइन करना होता है। जो सेंटर, अगर मान लीजिए कि हम टेक्स्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, किसी चीज़ को लिख रहे हैं, डिजिट में लिख रहे हैं, तो इसको सेंटर अलाइन करना है। मतलब कि हमको इस चीज़ को सेंटर में लाना है, बीच के पेज के बीचों बीच में लाना है। तो उसके लिए शॉर्ट की क्या होता है, तो उसके लिए होता है शॉर्ट की कंट्रोल ई जो होता है, शॉर्ट की उसके लिए होता है। आप किसी भी टेक्स्ट को अगर मान लिया जाए कि आप बीच में लाना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन यही हो जाता है। आप में इसको कंट्रोल ई, इसको पढ़ा जाता है क्या, CTRL को कंट्रोल पढ़ा जाता है, और कंट्रोल प्लस ई जो होता है सेंटर अलाइन का काम करता है। आपको एक क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ की आयु का निर्धारण होती है। तो देखिए पेड़ की आयु का निर्धारण होती है किसके द्वारा, तो पेड़ की आयु का निर्धारण होती है, ये जो बल्लियों की संख्या जो होती है ना, ये बल्लियों की संख्या को काउंट करके ही पेड़ का निर्धारित किया जाता है। पेड़ की आयु का निर्धारण जो होता है बल्लियों की संख्या जो होती है, इसी को काउंट करके पेड़ की आयु निकाली जाती है। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा है, इसके तने के त्रिज्या को गलती हो जाएगा। वार्षिक वलय की संख्या को, तो देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन। देखिए अलैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन, एक होता है लैंगिक, एक होता है लैंगिक प्रजनन। तो देखिए अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में यही अंतर है कि अलैंगिक प्रजनन में माता पिता भाग नहीं लेते हैं, और लैंगिक प्रजनन में होता है मेल और फीमेल जो है एक दूसरे को पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द न्यू प्रोडक्शन। इसमें क्या बताया गया है, देखिए एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की को पहचानने जिससे जड़ तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों से माध्यम से प्रजनन होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं आप इसको एक हिंदी भाषा में जानने की कोशिश करें कि इसको क्या बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि तने से प्रजनन हो गया, जड़ से प्रजनन हो गया, पत्तियां से प्रजनन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं कायिक प्रजनन भी हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कायिक नहीं दिया हुआ है, और इसको हम अगर देहाती भाषा में बोलते हैं तो कलमी पौधा हम बोलते हैं, तो वही कलम प्रजनन बताया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अणुओं का विभाजन नहीं होगा, विखंडन नहीं हो जाएगा, मुकुलन भी नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसके द्वारा वनस्पति प्रजनन की बात आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वनस्पति प्रजनन ना दे करके कायिक प्रजनन दे दिया तो वहाँ पे भी आंसर ये भी हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है। तो देखिए यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, देखिए 50% योगदान होता है यौन प्रजनन में अभिभावक का। कितना, तो 50% योगदान होता है। देखिए 50% मेल से होता है और 50% जो होता है फीमेल से होता है। 50% मेल से, 50% फीमेल से। देखिए क्या दिया है, उसके वंशाणु का 3/4, उसके वंशाणु का आधा भाग, उसके वंशाणु का 1/4 भाग, उसके सभी वंशाणु का। तो देखिए आधा भाग ही यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर मनुष्य का क्रोमोसोम की संख्या बात करें तो 46 होता है, जो कि 23 आपको माता से मिलता है, 23 आपको पिता से मिलता है। तो देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कितने अभिभावक का योगदान होता है, तो 50% योगदान होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नीले की भीति जो है आलिंद की भीति की अपेक्षा क्या होती है। तो नीले की भीति जो होती है आलिंद की भीति की अपेक्षा क्या होती है, तो मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक विकास को खाली स्थान के तौर पर परिभाषित किया गया। तो देखिए जैविक विकास को जो है खाली स्थान पे किसके तौर पे विकास किया गया है, तो प्राकृतिक चयन के आधार पर ही विकास किया गया है जैविक विकास को। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। देखिए तो इथेनॉल का क्वथनांक की बात करते हैं, तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH जो होता है इथेनॉल का फॉर्मूला होता है। और इसका क्वथनांक की बात करें तो 78 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो कार्बन द्वारा जो होते हैं श्रृंखला गुण मतलब कि सीरीज गुण किस गुण के दर्शाते हैं, तो स्व अपवहन गुण, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनने हेतु स्व संयोजन क्षमता,
कार्बन कार्बन का अपने यौगिक को दहशील प्रकृति प्रदान करने हेतु, तो ये तो गलत हो जाएगा। विभिन्न अपरूपों के रूप में पाए जाने का गुण, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परमाणु की एक लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को, मेडलिफ के जो है आवर्त नियम के अनुसार, तो किनके पूछ रहा है? तो मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के सारणी में के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। देखिए बढ़ते, मेडलिफ की बात करें तो मेडलिफ जो होता है बढ़ते परमाणु भारों के बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों पर जो था मेडलिफ का था। और अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ते परमाणु क्रमांकों के आधार पर, तो हो जाएगा मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता है, और मेडलिफ पीरियोडिक टेबल की बात करता है तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए गैस का आयतन जो होता है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए गैस का आयतन जो हो जाएगा गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यही इसका दिया गया है, यही इसका कोटेशन है। तो देखिए किसके अनुसार अगर बात किया जाता है तो बॉयल के नियम के अनुसार बात किया गया कि बॉयल के नियम क्या बोलता है? बॉयल के नियम बोलता है कि किसी गैस का आयतन जो होता है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जो विराम अवस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए विराम अवस्था में आ गया तो न्यूटन के फर्स्ट ला यहाँ पे मत लगाइएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है? तरल के गुण को प्रदर्शित करता है। तो किसके लिए हो जाएगा? द्रव स्थैतिकी इसका आंसर हो जाएगा। द्रव स्थैतिकी, प्रकाशी की बात करें तो ये तो लाइट चैप्टर में वो नहीं हो जाएगा। खगोल भौतिकी ये भी नहीं हो जाएगा, उसमें गतिकी में नहीं आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द्रव स्थितिकी की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। एक देखिए, एक अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? तो एक अपसारी दर्पण होता है, एक होता है उपसारी दर्पण। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अपसारी दर्पण की बात किया जा रहा है। तो अपसारी दर्पण हम किसको बोलेंगे? तो अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण बोलेंगे। अब देखिए इसको अवतल दर्पण को क्यों हम अपसारी दर्पण बोलेंगे? देखिए अवतल दर्पण का जो होता है, ए वाले जो पार्ट है, अंदर वाले पार्ट हो जाए जो कालीन किया रहता है, तो जैसे ही प्रकाश इस पे जाएगी तो क्या कर देगा? प्रकाश इसको प्रदर्शित कर देगा, मतलब कि अपसरित कर देगा, फैला देगा। तो यही पूछ रहा है कि अपसारी कर देगा। अगर यही जो होता है अवतल दर्पण होता तो प्रकाश को क्या करता? अभिसरित कर देता। मतलब कि अवतल दर्पण में प्रकाश को क्या करता? अभिसरित कर देता। मतलब कि एक बिंदु पे ला करके सेंटर कर देता, और जो ए वाले जो है अब उत्तल दर्पण जो है अपसरित कर देता है, मतलब कि फैला देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि को बढ़ती है। तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि खाली स्थान से बढ़ती है। तो किसके द्वारा बढ़ती है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि? तो देखिए आयामों के बढ़ने से, तरंग दैर्घ्य बढ़ने से, आवृत्ति बढ़ने से, पिच बढ़ने। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयामों के बढ़ने से जो होता है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो होती है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? देखिए ग्रहों की गति की खोज के नियम आपको बता दें, नियम की खोज किसने किया था? तो केपलर साहब ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है पर बहने वाली टरबाइन घुमा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात बोला जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन की बात किया जा रहा है कि अगर आप इसको जो है घुमा सकते हैं, इसको बहने वाले पानी टरबाइन को घुमा सकते हैं। देखिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ये देखिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक ये जो हो जाए डैम हो गया। यहाँ पे एक लगा हुआ है, नीचे में टरबाइन चल रहा है, नीचे में सब टरबाइन चल रहा है, ये पाइप के द्वारा आता है। तो देखिए ये पानी जो है पोटेंशियल एनर्जी में होता है, और जैसे ही ऊंचाई से अगर कोई पानी ऊंचाई से अगर नीचे में आता है तो उसका वेलोसिटी जो होता है बढ़ जाता है। जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी जैसे ही इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। तो आप टरबाइन पे जो होता है नोजल के द्वारा बहुत फोर्स से नोजल के ब्लेड पे पानी दिया जाता है, तो ये रोटेट करता है। रोटेट से सैफ्ट लगा होता है जिसमें जनरेटर फिट होता है, सैफ्ट लगा होता है, जनरेटर जो होता है कपल होता है। आप फिर जनरेटर चलने से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी में पूछा है। जब बहने वाले पानी पूछ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, गति जुड़ जाए, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है मेरा, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया 56 से देखेंगे। 56 क्या बोल रहा है कि प्रसिद्ध तमिल महाकवि मनी केलई की रचना किसने किया था। तो देखिए प्रसिद्ध महाकवि मनी केलई की रचना किसने किए थे, तो इलांगो आदि गेले, नाथु कुलनार, नाथुकनार, सतनारा, त्रैतके देवर। तो इसके आंसर कौन सा हो जाएगा कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मनी मेकले की रचना किन्होंने किए थे, तो सतनार ने किए थे मनी मेकले की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर कौन सा है, अनंगपाल तोमर ने के खाली स्थान का राज स्थापित किया था। तो देखिए राजपूत राजवंश जो होते हैं जो थे, अनंगपाल तोमर जो थे कहाँ के कहाँ के राज स्थापित किए थे, तो ये जो हो जाएंगे इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के राज स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों ने 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विद्रोह 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शन को कहा था। तो किसके लिए कहा था, तो रॉलेट एक्ट के लिए। तो रॉलेट एक्ट जो आया था वो अप्रैल 1919 में, उसी के लिए एक अहिंसक विद्रोह, अहिंसक टाइप के, मतलब कि हिंसा नहीं करना था उसमें, और अहिंसक विद्रोह जताने के लिए बात किया गया था। कब, तो 6 अप्रैल 1919 को। किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए किसका बात कर रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का प्रदान करता है। तो समान अवसर की बात किया जा रहा है। अगर रोजगार में समान अवसर की बात किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा अनुच्छेद 16 की बात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति क्या होती है। तो अगर बात किया जाता है भारत में कारखानों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति क्या होती है, तो 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को आप रोजगार में नहीं शामिल कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत ऐसा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य जो है कल्याण कार्यपालिका का अंग नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य जो है कार्यपालिका का अंग नहीं है। तो देखिए भारत के महान्यायवादी, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्यपाल। तो कार्यपालिका के अंग इनमें से कौन नहीं है, भारत के महान्यायवादी, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्यपाल। तो भारतीय संविधान के ए अंग ने भारत के राज्यपाल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप है। बोर्नियो, जावा, सुमात्रा कहाँ में है, तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ताप विद्युत। क्वेश्चन नंबर 63, ताप विद्युत संयंत्र इनमें से उसके स्थान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए नवेली तमिलनाडु, तालचेर असम, पनकी उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़। तो देखिए कोरबा तो सही है, लेकिन तालचेर जो है असम में नहीं है। तालचेर कहाँ में है, तो तालचेर जो है उड़ीसा में है। तालचेर कहाँ में है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या बोले, सरकार के कुल व्यय
टोटल व्यय और टोटल ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, तो उसी को हम राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युग्म है जो दांडिया नृत्य के सदृश होता है। तो किसके लिए आंध्र प्रदेश के बोल रहे हैं, वैसा कौन सा प्रख्यात नृत्य और संगीत जो है जो दांडिया नृत्य के सदृश होता है। तो न्यूलुलू, कोलत्रालू, बिल्लू पटटू, डांडिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा कोलत्रालू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को के रूप में जाना जाता है। तो देखिए तुषार, कांजीवार, जमदानी, पटोला। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पटोल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्गीकरण नहीं करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वर्गीकरण कौन सा नहीं करता है, तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी ये करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ये, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमी, राजनीति निजी क्षेत्र के उद्यमी। तो निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट क्षेत्र की बात किया जाता है। जब प्राइवेट क्षेत्र की बात किया जाता है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो प्रियंका दुबे जो हो जाएंगे। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन सा हो जाएंगे, तो प्रियंका दुबे जो हो जाएंगे इनका लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व रेड क्रॉस की बात किया जाता है तो विश्व रेड क्रॉस आपको बता दें कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये किनके लिए मनाया जाता है, तो हेनरी डाइनेट के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कौन सा, तो हेनरी डाइनेट के जन्मदिन पर ही 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और इसको आपको हम बता दें कि 1917, 1944 और 1963 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। इसको तो विश्व रेड क्रॉस दिवस को दिया गया है 3 बार नोबेल पुरस्कार। विश्व रेड जो संस्था जो है उसको कितना बार दिया गया है, तो 3 बार दिया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो विश्व बैंक की मुख्यालय बात किया जाए तो कौन सा है, यूएस में है, यूएसए अमेरिका में है, जो कि अमेरिका का वाशिंगटन डीसी में इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो कौन सा गोल्ड कप बोल रहे हैं, नेक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो नेक्सान गोल्ड कप की बात किया जाता है तो नेक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो आपको बता दें नेक्सान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया है। तो भारतीय पशु के कल्याण के लिए एक परिषद की स्थापना किया गया है, वो कब किया गया, तो 1960 अधिनियम जो होता है इसका अधिनियम 1960 था, उसके अंतर्गत 1962 में इसको गठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर कहा गया था। देखिए द सिटी ऑफ पैलेस किसको बात करता है, तो कोलकाता को बात करता है। नवाबों की शहर की बात करता है तो लखनऊ हो जाएगा, नवाबों की शहर वाजिद अली शाह वहीं से थे। और जयपुर को क्या बोलता है, तो हवा महल, पिंक सिटी बोलता है इसको, पिंक सिटी बोलता है किसको, तो जयपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। तो पाथेर पंचाली, अपूर्व संसार, जल साधारण, चारुलता। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा जल संधार। इसी तरह से 75 नंबर क्वेश्चन जो होता है समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ALP में मात्र अब 2 सेट और बचा हुआ है। आज 30 नंबर टेस्ट हो गया, 14 बचेगा और 15 बचेगा, जो आपको कंटिन्यू देखने को आजकल मिल रहा है। ये वाले जो पोर्शन जो ये वाले जो है सेट जो है आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। और आप जो है
इसको रेगुलर वाइज में प्रैक्टिस करते रहें, यही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट 1 से 1.5 मंथ में एग्ज़ाम इसका आने वाला है। सो आप निश्चिंत होकर के इसको तैयारी में लग जाएं। और आपको हम बता दें कि कमेंट बॉक्स में हमारा जो है टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट वहाँ से मिलने वाला है। थैंक यू।